कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात मिडिल ईस्ट की। मध्य पूर्व एशिया जंग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान कह चुका है कि इजराइल को कड़ा सबक सिखाएगा। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास और हुती भी पीछे नहीं है। खासकर जिस तरह से इस्माइल हानिया को ईरान में मार गिराया गया, उससे हालात और बिगड़ गए हैं। एक हफ्ते के भीतर इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के 2 कमांडर को मार गिराया। इससे दोनों खेमों में तनाव बढ़ गया है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जॉर्डन जैसे देश सामने आए हैं। वहीं ईरान के साथ सीरिया, इराक, लेबनान और रूस जैसे कई देश खड़े हैं। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, राजनयिक रहे हैं, अनिल त्रिगुनायत, और हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, वायुसेना में रहे हैं और सामरिक मामलों के जानकार हैं। पहला सवाल अनिल जी आपसे कि जो हालात जो बने हैं मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, कैसे आप देखते हैं सर? देखिए, मिडिल ईस्ट जो है हमेशा से ही बड़ा वॉलेटाइल रीजन रहा है और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जो वहाँ की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और फंडामेंटल प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन इशू, कि किस उसको रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं हुई। वहाँ पर जियो पॉलिटिकल, जियो रिलीजियस, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन होता रहा। और कोल्ड वॉर के टाइम पे एक और चीज़ थी, 1971 वॉर के बाद डिफरेंट हो गया। अब ये जो इशू जब तक नहीं सुधरेगा किसी भी तरह से, तब तक हर समय वहाँ पर हमें देखेंगे कि समस्या बढ़ती रहेगी। 75 साल तो हो ही गए, हम देख चुके हैं इस बात को। 1948 से आप लगा लीजिए। प्रॉब्लम इजराइल की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इस वक्त में पूरी तरह से, मैं कहूँगा हॉकिश लीडरशिप जिसको कहते हैं, वो रही है। पहले उन्होंने हमास को बढ़ाया चढ़ाया, उसको सस्टेन किया थ्रू आउट, ताकि पैलेस्टीनियन यूनिटी कामयाब ना हो पाए। 1987 के बाद से जब ये इस्माइल हानिये घुसे उसके अंदर और ये बना हमास, तो तब से लेकर के अब तक लगातार उनके कांटेक्ट रहे हैं इनके साथ में। 4 बार इनके साथ लड़ाई हो चुकी है पीछे, और आप ये देख रहे हैं कि हर बार हमास जैसे जो ग्रुप्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये हर लड़ाई में, चाहे वो 2008 की हो, 2010, 12, 14, 21, हर बार ज़्यादा स्ट्रांग होकर के बाहर आए हैं। दूसरी चीज़ ईरान की बात है, तो ईरान एक ऐसा देश है, जैसा आप जानते हैं 1979 के बाद वहाँ इस्लामिक रिपब्लिक हो गया और उन्होंने अपना शिया इस्लाम जो उसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिशें करी। तो उनका और सऊदी अरेबिया और उनका और इजराइल का, शिया सुन्नी तो उनके साथ रहा और इजराइल के साथ में एकदम एग्जिस्टेंशियल, जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन लगा के, मैड सिंड्रोम लगा करके एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी इस वक्त है वो सबसे ज़्यादा घातक है। लेकिन इजराइल ने 3 अपने 3H या 4H जिसको मैं बोलता हूँ, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और कतैब हिजबुल्लाह इराक के अंदर, वो उनकी मेजर पावर्स हैं जिसको वो लीवर्स को यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करते हैं। डैमेज उतना ही होता है, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई से ईरान अभी तक घबरा रहा था। पहली बार हमने देखा कि अप्रैल में जब इजराइल ने अटैक किया दमिश्क में, सीरिया में उनकी जो एम्बेसी थी ईरान की, तो ईरान ने उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने शेयर कर दी इंफॉर्मेशन। पहले जो 301 मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह डागे उनके ऊपर, फिर भी वो जगह जहाँ से मिसाइल चली थी एम्बेसी के ऊपर, वहाँ अटैक किया उन्होंने। बाकी शूट डाउन कर दी गई, क्योंकि 48 घंटे पहले सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दी थी अमेरिकन को ओमान के द्वारा।
इस बार ईरान के अंदर में, जबकि उनके खैर नए राष्ट्रपति का वो हो रहा है, तब इजराइल ने माना नहीं है अब तक, लेकिन सब जिस तरह के इंडिकेटर्स हैं वो यही हैं। सब लोग एक्सक्यूज तो इजराइल को ही कर रहे हैं, क्योंकि खानिये जो थे सबसे नंबर 1 पे थे उनके जो एलिमिनेशन लिस्ट के अंदर में। तो इससे एक बड़ा ईरान का सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन हो गया है। तो अब इस ह्यूमिलिएशन को कैसे वो निकलेगा बाहर, या तो डायरेक्ट अटैक करें, जैसा कि उनके खमेनी साहब ने कहा है कि साहब इसका डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा और पहले जैसा नहीं होगा जैसा पहली बार हुआ था। तो इसका मतलब है कि आप वॉर चाहते हैं। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि हिजबुल्ला जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है रीजन के अंदर में, वो भी लगातार हमले कर दिया है उसने ऑलरेडी। हुतीज ने खुद अपना कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि अभी ये करेंगे जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन कब तक करेंगे। और ये अगर वॉर पूरी तरह से खुलता है, और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए आज की डेट में, और एयर मार्शल साहब साथ में हमारे, आप ये देख लीजिए कि जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की लड़ाई में, नॉन स्टेट एक्टर चाहे वो तालिबान अमेरिका को 20 साल खींचता रहा, और चाहे आज की डेट में आप हमास को देख लीजिए, उसने 10 महीने हो गए सबसे मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द रीजन, सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस होने के बाद में आज भी वो लोग हैं। बिल्कुल तिवारी साहब, मैं आपको ये लाना चाहूंगा इस डिबेट में सर। तो इस बार ईरान का जो हमला जो होगा वो कैसा होगा, सवाल उसके एक कह सकते हैं कि वजूद का भी कहीं न कहीं सवाल है। एक मेहमान जो है इस्माइल हानिया जो है उसके राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे, उस दौरान वो आता है और ईरान में जिस तरह से हमला किया जाता है और हानिया को मार गिराया जाता है, दूसरा तरफ हिजबुल्लाह के भी कमांडर को मार गिराया जाता है और हिजबुल्लाह भी ईरान समर्थित है, इसमें सबको पता है। तो ईरान इस बार केवल कोरी धमकी तो कम से कम नहीं देगा अप्रैल के तरह, वो कह रहा है कि इस बार कड़ा सबक सिखाएगा। तो ये कड़ा सबक कैसा होगा? सचिन देखिए, कड़ा सबक सिखाना और डायरेक्ट वॉर होना, इसमें थोड़ा सा कुछ मुश्किल इसलिए है कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान को इजराइल से लड़ने के लिए जॉर्डन, सीरिया, इराक के एयर स्पेस क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी लड़ सकते हैं। ये लड़ाई आर्मी से नहीं होगी। तो जहां तक जो पॉसिबिलिटी जिसकी ज्यादा है, जहां तक मैं सोचता हूं कि ये जो एक्सेस सिस्टम बनाया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सेस, अपने प्रॉक्सियों के माध्यम से ही लड़ाई होगी। अब इतनी दूर से अगर मिसाइल या ड्रोन या किसी और तरीके से या सी से घेरने की कोशिश करेगा, वो ईरान उतना इजराइल के बराबर सक्षम नहीं है। तो ये बेसिकली सोचना ये है कि ईरान की लड़ाई क्या है। ईरान की लड़ाई तो अपनी इंपॉर्टेंस, कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं सबसे तगड़ा होने वाला हूँ, ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं है। लेकिन इसी के लिए वो चारों तरफ से घेरना चाहता है। अब ये जिस तरीके से, जैसे हुती भी सीरिया को, अब सऊदी अरेबिया क्रॉस करके हुती को अटैक करना पड़ेगा, तो हुती हैड बीन एज सबके लिए एक न्यूसेंस बन गया है, बिकॉज जिसकी शिप जाती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो इवन अमेरिका भी इजराइल को इसलिए हेल्प कर रहा है कि जो लाइन ऑफ सी कंट्रोल जो मूवमेंट है उसको क्लियर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो पूरे विश्व के कई देशों की परेशानी होगी। और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जो बात हो रही है ईरान और इजराइल में, पॉसिबिलिटी तो जरूर है, बिकॉज ये ईरान के अंदर घुस के ये जो मारा गया है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा इज्जत का सवाल है। लेकिन इसमें ईरान के इंटरनल लोगों का भी इन्वॉल्व होने की क्षमता, इन्वॉल्व होना, विदाउट इन्वॉल्व हुआ तो कुछ हो नहीं सकता। इन्वॉल्वमेंट उनका तो अवश्य है। अब ईरान क्या चाहता है कि ईरान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेगा, या अपनी अहमियत के लिए लड़ना चाहेगा, या अपने जो सैंक्शंस लगे हुए उसको कम करना चाहेगा, ये सब क्वेश्चन मार्क है। ये ईरान के लीडरशिप को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जहां तक डायरेक्ट लड़ाई की सवाल, जहां तक डायरेक्ट वॉर होगा ईरान और इजराइल में, सिंस इजराइल का एयरफोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, कॉमन बाउंड्री नहीं है, ऊपर फ्लाई करके जाना है, तो इजराइल हैज गॉट अपर हैंड। इजराइल को काफी अपर हैंड ईरान के ऊपर। ईरान ने, जैसे हमने अप्रैल में देखा, तो उन्होंने कितनी मिसाइलें एक साथ लॉन्च की थी, और सारी मिसाइलें कितना डिस्ट्रॉय कर पाए, काफी तो डिस्ट्रॉय हो गई, कोई टारगेट, कोई अच्छी रिजल्ट नहीं अचीव कर पाए। इसमें अमेरिका ने भी काफी साथ दिया था, और बाकी जो देश थे बीच में, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन्होंने भी का साथ दिया था। तो इस तरीके से कितनी मिसाइल लॉन्च कर सके ये लोग, करने से उतना असर नहीं पड़ सकता जितना ये लेबनान से, सीरिया से और वहां से अपने स्टोर करके और ले जाके वहां से लॉन्च करे, तब इजराइल में फर्क पड़ेगा। अब इनका मूवमेंट टू द सीरिया और लेबनान में, सदर्न लेबनान में कैसे करेंगे और कितना इक्विपमेंट है, तो जो इक्विपमेंट इनके पास ऑलरेडी है तो उसको हिजबुल्लाह यूज करके तो लड़ाई कर ही रहा है। तो जहां तक मेरा ख्याल है
जिस तरीके से कश्मीर में हम लोग कई सालों से झेल रहे हैं, इजराइल को ये सजा हमेशा ही 3 तरफ से, हूतियों की तरफ से, हमास की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से झेलना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे को पैनल बता रहे थे कि हमास को भी उठाया किसने? बिल्कुल इजराइल ने। अभी हमास को देखिए, इतना टेरर फंडिंग, इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए इसके हानिया को मारना तो अत्यंत आवश्यक था। इनको इजराइल को मालूम था कि कतार में था ये, बट कतार में इन्होंने ये चांस नहीं लिया। कतार में भी मार सकते थे, बिकॉज कतार और अमेरिका के संबंध अच्छे थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जैसे उनको ईरान में मिला। और ईरान से सपोर्ट तो मिलेगा ही, विदाउट लोकल सपोर्ट, विदाउट लोकल इंटेलिजेंस से इस तरीके के जो भी कांड करना है ये संभव नहीं है। इजराइल भले ही पास्ट में कई ऐसे ऑपरेशंस कर चुका है जिससे ये चीज वेल नोन और इसे काफी सक्षम है और सक्सेसफुल किया हुआ है, 1972 हो या उसके बाद। तो इसकी उम्मीद तो की जा रही थी, इसका इंतजार बहुत दिनों से हो रहा था। तो अपने यही लगता है कि कतार और यूएस का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस चक्कर में वो बचता रहा है। अभी जब ईरान में जैसी पहुंचा है, ये इसमें सक्सेसफुल रहा है। अब इस तरीके से हानिया का जैसे नुकसान खत्म कर दिया गया उसको, हमास तो वीक हो ही जाएगा। तो सारे फंड्स का कंट्रोल उसके पास था, इक्विपमेंट्स, डीलिंग विद अदर कंट्रीज सबसे ज्यादा उसके पास थी। अब सेकंड लाइन लीडरशिप कितनी सक्षम होगी ये तो देखना पड़ेगा। और इजराइल के लीडरशिप को भी ये अभी चांस नेतन्याहू को देखना पड़ेगा कि हमास को पूरा खत्म अगर करना है, इनकी टॉप लीडरशिप और टेरर फंडिंग के सोर्स सारे खत्म करने होंगे। लेकिन सर यह भी सच है कि चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास की बात करें जो अभी कमजोर पड़ गया है, जब जब इन लोगों ने चाहा, इजराइल का जो सुरक्षा कवच है, जो आप इसको आयरन डोम कह लीजिए या बाकी चीजें कह लीजिए, उसको बार बार इन्होंने भेदा है, उसको तोड़ा है, डैमेज किया है। और जिस तरह का ईरान की बात हो रही है, अब ईरान के पक्ष में रूस भी कहीं नहीं सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि कुछ एक मिसाइल, जैसे कि किंजर मिसाइल की बात हो रही है, संभवतः ईरान कुछ इस्तेमाल कर ले। और जो पैसेज की एयर स्पेस की बात कीजिएगा तो इराक भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लिबनान भी साथ खड़ा है ईरान के साथ। तो कुछ अगर ऐसा, जैसा आप खुद बता रहे थे कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने वजूद के लिए, बने रहने के लिए ईरान का ये हमला करना जरूरी लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो एक खेमेबंदी में तो बटे हुए सांप नजर आ रहे हैं लोग, कंट्री की बात ये कीजिए। देखिए एयर डिफेंस जो है, एयर डिफेंस को काउंटर करने के लिए एक साथ खूब सारे मिसाइल्स लॉन्च हो तो कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस उसको काउंटर नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस है। अब वजूद की जो लड़ाई है, आप देखिए जैसा इसको कोई भी देश जो मुंह से तो सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया हो या जॉर्डन हो, लेकिन कोई भी इनके जो पैलेस्टाइन के जो गाजा के जो शरणार्थी हैं या जो उनके रिफ्यूजीज हैं उनको लेना नहीं चाहता। तो ऊपर से अगर दिल से सपोर्ट तो किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का नहीं है। क्यों? कारण तो उनको भी मालूम है इस लड़ाई में क्या होगा। तो जब तक इनका सपोर्ट उधर से नहीं आएगा, खेमा जैसे आप सही बता रहे हो, खेमा तो बढ़ चुका है, रशिया के साथ चाइना है, रशिया भी इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन खुद तक सपोर्ट तभी तक करेगा जब तक कि ये यूक्रेन को जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, नाटो कंट्री सप्लाई कर रहे हैं, ये उधर बंद हो जाएगा तो रशिया भी ईरान को सपोर्ट करना बंद कर देगा। ये एक तो काउंटर ये चलता रहेगा कुछ दिनों तक। एंड जिस तरीके से यूक्रेन के हथियार बंद हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वहां की युद्ध विराम में की कुछ बातें आगे बढ़े और कंट्रोल हो जाए। जिस तरीके से वो एक्टिविटी चल रही है, वहां पर छिटपुट एक्टिविटी चल रही है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है कि सामने होकर लड़ सके, इसलिए रशिया भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो रशिया का भी इंटेंशन है कि भाई नाटो और यूएस के कंट्रीज का जो अटेंशन है इधर डाइवर्ट करके यहाँ रखे रहें ताकि ये टाइट रहे। अब रशिया इक्विपमेंट तो दे ही रहा होगा, नहीं मैं तो इसको नकार नहीं सकता कि इक्विपमेंट नहीं दे रहा, ईरान पहुंचा रहा है, लेकिन इक्विपमेंट ईरान से लेबनान में कब आने हैं, सीरिया में जो यूती कंट्रोल कर रहा है उनके पास कब आएंगे, हमास में, गाजा में तो आना बहुत मुश्किल हो गया है। बिकॉज जो सी की जो लाइन है जिद्दस के या इजिप्ट के थ्रू जो जाते थे टनल्स के थ्रू, वो रास्ते बंद करने में इजराइल काफी सक्षम रहा है। इसलिए मैं बहुत बड़े स्केल पर, मैं तो उम्मीद नहीं करता कि बहुत बड़े स्केल पर लड़ाई होगी, लेकिन इजराइल को ये हमेशा झेलते ही रहना पड़ेगा और ईरान छोड़ेगा नहीं। और जो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सेस बना हुआ है उसकी भी अपने को, हिजबुल्लाह भी अपने को इफेक्टिव रहने के लिए वो लड़ाई करता ही रहेगा। लेकिन सर अनिल जी, जो एयर स्पेस की अगर बात करें, हालात कितने बिगड़े हुए इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेल अवीव हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, ये सारे एयर स्पेसेस कई कंट्री बंद कर चुके हैं। भारत भी इस तरह के लोगों को राय दे चुका है। हम बात करें अपने भी, हमारे हित जुड़े हुए लेबनान की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, कई 40,000 से ज्यादा हमारे भारतीय रहते हैं। जो हालात बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि और बिगड़ रहे हैं, मतलब
कर सकते हैं, आज नहीं तो कल हालात किसी वक्त ईरान। जी अनिल जी, आपको लगता नहीं कि लग रहा है कि हालात बने कि हमला कर सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका भी बचाने के लिए अपने फाइटर भेज रहा है, विमान वाहक पोत भेज चुका है। देखिए, जब से ये लड़ाई इस बार शुरू हुई है कि अक्टूबर 7 का जो हमास का अटैक हुआ था, टेरर अटैक जिसको कहते हैं, उसको सारी दुनिया ने कंडेम किया था और किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इवन चुप रहे लोग काफ़ी कंट्रीज, लेकिन किसी ने नहीं किया। भारत में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किया। लेकिन उसके बावजूद आज की डेट में जो इजराइल कर रहा है, जैसे वो बड़े बड़े इनके लीडर्स को निकाल रहा है, वो कभी भी निकाल सकता था। इसी उनके पास सबसे इंटेलिजेंस सबके बारे में थी, लेकिन चूंकि उनको एक ह्यूमिलिएशन सबसे बड़ा ये हुआ कि वहाँ की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस होने के बावजूद, सबसे अच्छी आर्मी होने के बावजूद, एक सरप्राइज अटैक में रैगटैग मिलिशिया टाइप्स ने आपके यहाँ आकर के पूरा आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल और जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जितनी चीज, सबको भेद करके 1200 आदमी मार दिया, आपके 250 हॉस्टेजेस ले गए उसके। उसका कारण तो सब जानते हैं कि क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सऊदी के साथ नहीं होने देना चाहते थे वो, दैट वाज द मेन रीजन। लेकिन उसका जो रिस्पांस जो इजराइल का आया है, वो वही रिस्पांस है जो वो हर बार देते हैं, और हर बार अनसक्सेसफुल रिस्पांस है। आप ये देखिए कि 40,000 लोग, मैंने कहा 39-40,000 लोग मर चुके हैं वहां पर, हजारों बच्चे उसमें, इन पूरा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बंद कर रखा है, ये लाखों लोग जो हैं आपके इंजर्ड हो गए हैं, मिलियंस उसमें जो है डिस्प्लेस है। खुद भी ईरान, इजराइल के अंदर भी ये हालत है बुरी तरह से। तो अब इस सब के बाद में आप ये सोचिए कि नेतन्याहू ने सब क्यों कर रहा है। नेतन्याहू इसलिए कर रहा है कि उसको वहां पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, अमेरिका के साथ, कि भाई सीज फायर डील करो जल्दी से जल्दी। तो जब जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तब तक वो कुछ ऐसा काम करता है कि अमेरिका फोर्स हो जाता है कि उनको सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इजराइल की सिक्योरिटी रीजन के अंदर में। लेकिन उसी के लिए उन्होंने 12 पोत जो आपने बता रहे हैं, सारे उनके डिस्ट्रॉयर्स और ये सब लगा दिया है उन्होंने, ताकि ये लड़ाई जो है अगर हिजबुल्लाह के साथ बढ़ती है, क्योंकि हिजबुल्लाह जैसा अभी एयर मार्शल साहब ने भी कहा कि हिजबुल्लाह इस वक्त सबसे पावरफुल है सारी प्रॉक्सीज में, तो वो वहां पर काफी अटैक कर सकता है, और काफी सालों से उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। 2006 में भी हमने देखा कि उन्होंने इजराइल के साथ जब इतनी बड़ी लड़ाई करी थी लेबनान के अंदर में, लेकिन इजराइल उसे हरा नहीं पाया था हिजबुल्लाह को। सर यहाँ ये भी देखने वाली बात है। अभी तो हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है, काफी बराबर की टक्कर है एक तरह से। तो अभी तक जो भी थोड़ी मोटी लड़ाई चल रही है, वो ब्लू लाइन उनकी जो है उसके इधर उधर होती रहती है। आई कीप गेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम आवर यूनिफिल पीपल जो वहां पर हैं, हमारे लोग काफी सारे हैं, मुझे मिलता रहता। तो उसमें मैं देखता हूँ कि वहां पर सारे लोग ये देख रहे हैं कि अभी तक अंडर दी, बिकॉज ईरान नहीं चाहता था कि पूरी तरह बढ़े लड़ाई। ईरान की इकोनॉमी इस वक्त इतनी बढ़िया नहीं है, उनको वो चाहते थे किसी तरह से, इसीलिए वहां पर जब अगर रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट बना है अभी, तो उनके आइडिया ये था कि भाई जो भी इलेक्शन अमेरिका के होंगे, जिस तरह से भी होगा, तो उनका वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आउटरीच करें, उनके साथ बातचीत करें। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इसमें आप देखिए कि कोई भी देश होगा, अगर आपके देश के अंदर आके डायरेक्ट अटैक होता है दूसरे देश से, और ये प्रूव हो जाता है, अभी इसीलिए तो इजराइल ने नहीं माना। इजराइल ने सारी, अभी जो नेतन्याहू ने पूरे देश को एड्रेस किया, उन्होंने क्लियरली मोहम्मद दैफ का नाम ले दिया कि हमने उसको 1 महीने पहले मार दिया। वो फुआद शुक्र हिजबुल्लाह के लीडर का नाम ले दिया, लेकिन हानिया का नाम नहीं लिया है। लेकिन डिनाई भी नहीं किया सर, लेकिन डिनाई भी नहीं किया। डिनाई तो करते नहीं ना, तो वो बोलते ही नहीं ना इस बारे में। जो आप देखें, अगर किताब छपी हुई है जिसमें मोर देन 100 केसेस ऑफ मसाद लाइक दैट, तो नेचुरली है कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क विद इन दिस। लेकिन ये उनके लिए, ईरान के लिए बड़े ह्यूमिलिएशन की बात है। वो इसलिए है कि IRGC जो अपने आप को कम नहीं समझता है, बहुत बड़ा स्ट्रांग समझता है, उनके गढ़ के अंदर वहां पर देखिए इस तरह की अटैक हुई। तो ये मैं समझता हूं कि या तो वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर देखिए आप टिट फॉर टैट करवा दें, कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो कि दूसरे कंट्री में आपने वही सब कर दिया जो उसने किया, तब शायद ना हो। लेकिन ये अभी इनिशियली, जैसे पिछली बार की बात कर रहे थे अभी एयर मार्शल साहब के साहब, उनकी इतनी मिसाइल मार दी गई। मैंने बताया आपको कि 48 घंटे पहले उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी थी ओमान के थ्रू अमेरिकन से। जॉर्डनियन सारे जितने भी थे, सब ने कहा था कि भाई हमारा एयर स्पेस अलाउ नहीं करेंगे और हम मार देंगे। ये बात अंडरस्टैंडिंग के बाद हुई थी। बट आज की डेट में वो सिचुएशन डिफरेंट है। आप देखिए, इतनी 20 साल से सैंक्शन चलने के बाद में आज की डेट में ईरान ड्रोन पावर बढ़िया है, उनके पास में मिसाइल कैपेबिलिटीज वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल
और रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये एक ग्रुपिंग इवॉल्व हुआ है जियोपॉलिटिकल रीजन के अंदर में। तो उसका मैं नहीं समझता कि इतना आसान, हालांकि ना आज रशिया चाहता है कि वॉर बढ़े, ना चाइना चाहता है, ना कोई और चाहता, अमेरिका चाहता है इस बात। बट नेतन्याहू का ये है कि अगर ये वॉर नहीं होता है, वॉर रुक जाता है कल, तो नेतन्याहू अगर मान लीजिए वहां पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा फेलियर्स का अक्टूबर 7 का, उसमें सबके खिलाफ होगी बातें सब, और दूसरा उनके खिलाफ करप्शन कैसे चल रहे हैं, तो उनका पर्सनल भी तो प्रॉब्लम है। तो एक आदमी अपनी पर्सनल एम्बिशन की वजह से इतना बड़ा डिजास्टर करने को, तो तिवारी साहब, आपको नहीं लगता है कि क्या ईरान जो है क्या अटैक नहीं करेगा? एक तो उसके पास खुद अपने संसाधन है, कई सारे देश उसके साथ हैं, रसिया है, चीन है, आपको उत्तरी कोरिया है, और उसके बाद जो उसके साथ जो प्रॉक्सी उसके जो कह सकते हैं आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह की बात कीजिएगा, हुती है, हमास है, इराक का भी, मतलब ये सब आ जाएंगे। तो क्या लगता नहीं कि ईरान केवल चुप बैठेगा, ऐसे केवल कोई धमकी दे रहा है वो? एक चीज देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, हिजबुल्लाह हो या हुती हो या हमास हो, ये किसी देश के नहीं है, ये एक तो प्रॉक्सी ग्रुप है। इनके पास ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसा कंबाइंड कोई फोर्स नहीं है। ये तो एक प्रॉक्सी फोर्स है जिनको मतलब कि पैसे वाले प्रोफेशनल टाइप फोर्स है जिनको खड़ा किया गया है और जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए। अब बिकॉज ऑफ दैट कि ड्रोन डेवलप हो गए हैं, मिसाइल्स आ गई हैं, इससे थोड़ा इफेक्टिव जरूर अवश्य हो गए हैं। लेकिन ईरान को अगर डायरेक्ट लड़ाई करने के लिए दो देशों के बीच में अगर होगा, या इतना दूर है तो इनके पास या समुद्र से होना चाहिए ताकि वहां से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए और एयरक्राफ्ट लॉन्च करें, इजराइल को तबाह करें। वो ईरान की क्षमता नहीं है। अब ईरान के एयरक्राफ्ट भी इतने मॉडर्न नहीं है कि जो कि इन एयर स्पेस के ऊपर से आके, और 1700-1800 मील की जितनी की डिस्टेंस है ज्यादा है इससे, उसके ऊपर फ्लाई करके इजराइल को स्ट्राइक कर सके। स्ट्राइक खाली एक ही चीज से कर सकते हैं, मिसाइल से। अब रशिया ने कितनी अच्छी मिसाइल इनको दे देंगे, चाइना कितनी अच्छी मिसाइल दे देंगे, ये सोचने की बात है। अगर वो इतनी इफेक्टिव और सुटेबल मिसाइल दे देंगे तब तो अवश्य होगा। अब एक देश पागल है, नॉर्थ कोरिया का आपका ले रहे थे। नॉर्थ कोरिया का एक चीज आपने देखा होगा कि जो भी कहता है वो करता है। ये खाली झूठ मूठ वार्निंग देके चुपचाप नहीं रहता। ये प्रूफ भी कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर बॉम्ब डाल दिए थे जब मिसाइल लॉन्च करनी थी, जब उनके सिपाही गए थे। और साउथ कोरिया का जो डिफेंस है काफी क्रेडिटेबल है। एक बार उन्होंने 180 एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च किया था। वो किसी भी कितने भी नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हो, किसी देश के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 180 या 200 एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च कर सके। वो फोर्स अवश्य है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इस वाले वॉर में तो नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है इससे। अब ईरान, अब ये चाइना का भी इंटरेस्ट, जैसे आप बता रहे थे कि चाइना का भी कभी इंटरेस्ट नहीं कि लड़ाई करेगा, लेकिन वो अपने आप को बीच में जैसे कहते हैं कि बिच्छू छोड़ना छोड़ते रहेंगे। अब मेन इंटरेस्ट इसमें ईरान का जो सपोर्ट है रशिया का है। देखो कि रशिया कितने साल से सफर कर रहा है, इतने साल सफर करने के बावजूद भी रशिया फाइनेंशियली ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो रशिया इस पोजीशन में है कि ईरान को वो सपोर्ट कर सके। लेकिन ये लड़ाई कैसे होगी ये देखना पड़ेगा। अब हिजबुल्लाह को आप कितना इक्विपमेंट किस रूट से, किस माध्यम से पहुंचा सकते हो, गाजा में कैसे पहुंचा सकते हो, मेडिटेरेनियन और सी में कहां से आप लॉन्च कर सकते हो, इस टाइप का वॉर होगा। आर्मी तो है नहीं कि जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके अंदर घुस के लड़ाई करेगी। ये सब एरियल अटैक्स होंगे। लेकिन सर, जो हिजबुल्लाह है 1 या 2 लाख की अगर उसकी आर्मी है, उसके पास रॉकेट है, उसके पास मिसाइल है, उसके पास ड्रोन है, हुती भी अटैक कर चुका है मिसाइल से, ईरान के पास भी लॉन्ग रेंज के मिसाइल है। तो जो समीकरण बन रहे हैं, जो खेमाबंदी जो हो रहा है, कई सारे ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह जो देश इजराइल की मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि कुछ ऐसे हालात तो कुछ बन रहे हैं सर। हालात तो बन रहे हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए या एक तो इंडिकेशन सांकेतिक रूप से जो अमेरिका की जो फ्लीट और जो मेन बेड़े और एयरक्राफ्ट जो आगे हैं, ये तो सांकेतिक रूप है ताकि तुम ज्यादा प्रभाव मत डालो, क्योंकि इसमें असर जो है इफेक्टिव वही होगा। समुद्र से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होंगे और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सारे इंटेलिजेंस गैदर करके इनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना होगा, गिराना होगा, जैसे कि अप्रैल में हुआ था, बताया था। अभी तो बताएगा नहीं, लेकिन इसलिए इजराइल को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, यूएस को भी रहना पड़ेगा, और जितनी सैटेलाइट्स है वो भी एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल सके। संभावना तो काफी है, और ईरान ने ज्यादा कुछ किया तो ईरान कर सकता है, लेकिन ईरान भी बर्बाद होने की कगार पर आ सकता है। और ईरान सरेआम आया तो इजराइल को सपोर्ट के, इजराइल तो खुद ही सक्षम है ईरान को तबाह करने के लिए, और लेकिन अमेरिका की अगर सपोर्ट मिली तो ईरान तो तबाह हो जाएगा। लेकिन इजराइल भी बचेगा नहीं। इजराइल का भी तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इजराइल जो है वो तो लेबनान के जो बॉर्डर में है, वो तो हिजबुल्लाह के खतरे में है ही। फिलहाल इजराइल का मेन एक मकसद हमेशा यही होता है कि वो 10 किलोमीटर का या 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना सके,
जहां से कि डायरेक्ट इसके सिटीजन्स को लोग प्रभाव न पड़े। वो भी चाहता है कि सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह को पीछे खेत के वो बना, आगे बढ़ के 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना ले, तो उस तरीके में वो आर्मी की पुश करने की कोशिश कर पा रहा है, लेकिन हर तरफ से तीनों डायरेक्शन से उसका मिजाइल आ रहे हैं, तो थोड़ा इजराइल इसमें सक्षम नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसके पास अटैक का 3 डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक डायरेक्शन से नहीं आ रहा है। एंड वो भी सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं कि सुबह यहाँ से आ रही है, एक वहां से लॉन्च किया तो एक हूती ने लॉन्च कर दिया, फिर हमास चुपचाप बैठा हुआ वो भी कुछ लॉन्च कर देता है। अब इसी बीच में अगर ईरान भी बीच में लॉन्च करता रहे तब इजराइल को नुकसान होगा, काफी नुकसान होगा। लेकिन ये समझा जाए कि इजराइल को बिल्कुल ही कुचला जा सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन इजराइल को अमेरिका भी अविवश है, अकेले छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए नेट रिजल्ट जहां तक मेरा ख्याल है कि टेंशन बना हुआ है, टेंशन बना रहेगा, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर या बड़े स्केल पर लड़ाई नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज विश्व में ऐसी लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अनिल जी, इसको कैसे देखते हैं आप सर? जिस तरह हानिया का जिस तरह से हत्या हुई, उसको मारा गया जिस तरह से, उसके बाद जो है जितने सारे इस्लामिक कंट्री हैं, चाहे इवन कतर की बात लीजिए, चाहे फिलिस्तीन की बात करें या इराक की बात करें, हर जगह लोग जो है हानिया के समर्थन में बाकायदा नारे लगाए हैं। और जिस तरह से इजराइल को कह सकते हैं खिलाफ जो नारे लगे हैं, तो इससे लगता है कि कहीं न कुछ पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है ईरान के। एक मुस्लिम कंट्री यूनाइट हो रही है सर। नहीं, देखिए, मुस्लिम कंट्रीज में भी उनके अपने भी फंडामेंटल इश्यूज हैं, लेकिन जहाँ तक टर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और ये सारे जो इस्लामिक कंट्रीज और ओआईसी के कंट्रीज हैं, बेसिकली वो एक तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जो हैं, वो आजकल नॉर्मलाइजेशन हो गया है सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में, या यूएई और उनके बीच में, लेकिन वो लाइन ऑफ फायर में सबसे पहले आने वाले हैं। क्योंकि अगर वो मान लीजिए किसी भी तरह से ये पता लगता है कि वो इजराइल को पैसेज देते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो वो खुद आ जाएंगे उसके अंदर। आपने देखा कि हूती ने अटैक करके पिछली बार 7 साल के अंदर हूती, सऊदी अरेबिया और 27 देश जो लड़ रही हैं आर्मीज, उनको 7 साल तक लड़ने के बाद में दे ब्रॉट देम टू द टेबल। तो हूतीज का जो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म थी, उसके चलते उन्होंने 50% सऊदी अरेबिया का ऑयल प्रोडक्शन कर दिया। आज के डेट में लड़ाई कोई इस तरह से नहीं होती, वो डिफरेंट टाइप्स की लड़ाई होती है, तो उसका भी एक वो डर है लोगों को। लेकिन इन प्रिंसिपल आप सही कह रहे हैं कि इस्लामिक देशों ने ये कहेंगे कि भाई उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक हुआ है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन अभी तक चूंकि इजराइल ने माना नहीं है ओपनली कि हमने किया है, या देखिए लेबनान में वो कह पाए इस बात को, क्योंकि लेबनान सक्षम नहीं है एज ए सॉवरेन स्टेट, उनके पास कुछ पावर ही नहीं है। सारा तो हिजबुल्लाह जो है वही करता है वहां पे साउथ से बैठ करके, वो उनकी अपने अलग आर्मी है, अपना अलग सिस्टम है। सीरिया भी खुल के समर्थन में आया है सर ईरान के। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई देश जो है इस बात को, क्योंकि दूसरे देश के अंदर जाकर के आपने अननेसेसरली, इस बार अवॉइडेबल था इस वक्त में यहाँ पे उसका मानना, कोई किसी को सिंपैथी नहीं है, ना ईरान को सिंपैथी है उसके साथ में कि हमास के लिए वो युद्ध करें, रीजनल वॉर बढ़ाएं, वो नहीं करना चाहता होगा। ईरान भी इस वक्त में, वो भी असली लिमिटेशन जानता है कि किस हद अगर लड़ाई होगी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये भी समझते हैं वो इस बात को, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो सिविलाइजेशनल पावर्स होती हैं वो जनरली रेस्ट्रेंट के साथ काम करती है। तो अगर इसका कोई कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए कोई बड़ा एक इम्पैक्ट वाली चीज होती है तो दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उनके पास ये प्रॉक्सीज हैं जो प्रेशर बना सकती हैं काफी हद तक। लेकिन सर यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि अभी भी इजरायली बंधक जो है तकरीबन 111 बताए जा रहे हैं, वो हमास के कब्जे में है। उसके बावजूद इजराइल जो है लगातार जो है एक कह सकते हैं कि आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और कह रहा है कि जो भी इजराइल की ओर दिखेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। एक मैसेजिंग जिसको कह सकते हैं बाकायदा वो कर रहा है। देखिए वहां पर यह है कि इजराइल जबकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, अदला बदली हो जाए और शांति हो जाए कम से कम। देखिए जो जिनके रिलेटिव्स हैं या जो ज्यादा लोग हैं, अब सब लोग देखिए इजराइल के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है इसका, ऐसा नहीं है। आप देखिए 3,60,000 लोगों को, उनके पास आर्मी फिजिकल तो नहीं है ना इतनी ज्यादा, तो 3,60,000 उनको रिक्रूट करना, अपना बुलाना पड़ा रिजर्व्स को उनके, तो उनकी चाहे वो इंडस्ट्रीज हो सब पे इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमी के बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। अगर यूएसए से उनको $19 बिलियन ना मिले तो उनका बिल्कुल इकोनॉमी विल कम टू द, अगर या सप्लाईज हो, देखिए जॉर्डन में उनका बेस है, अमेरिकन बेस, वहां से उन्होंने पूरा सप्लाई किया आर्म्स एम्यूनिशंस उनको अमेरिकन बेस से, तो इसीलिए वहां अमेरिकन बेस के ऊपर भी अटैक हुआ था जॉर्डन के अंदर।
तो मेरा मानना ये है कि ये इम्पैक्ट जो है इजराइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहली बार हिस्ट्री में उनके इतने सारे लोग मारे गए, आर्मी के 500 से ज्यादा 600 उनके सोल्जर्स मारे गए। इसमें कोई विक्ट्री थोड़ी कह सकते हैं आप इसको कि 10 महीने हो गए आप मोस्ट पावरफुल आर्मी होने के बावजूद एक मिलिशिया के अगेंस्ट आप नहीं कर पाए और आज तक पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया। उनके लीडर्स मरते हैं, उनके 8,000 10,000 मर गए होंगे, लेकिन उससे आप और रेडिकलाइजेशन और ज्यादा बढ़ेगा इस रीजन के अंदर में। तो ये सिचुएशन खत्म होने वाली नहीं है। और इसीलिए जो ईरान और टर्की हैं, दोनों देश आज की डेट में पैलेस्टाइन का एक वो अपना मोहरा बना करके उसको इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। जबकि अरब कंट्रीज जो है उन्होंने धीरे धीरे रियलिस्टिक हुए, प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी शुरू कर दिया और ट्रेड भी शुरू हो गया, सिक्योरिटी कॉपरेशन शुरू हो गया। तो लेकिन इस वक्त में ये सिर्फ 2 मुल्क हैं जो पूरी तरह से उनके साथ में खड़े हुए, इस्लामिक कंट्री। लेकिन बाकी जिस वक्त बात आती है कि इस्लाम के ऊपर या कि किसी कंट्री की इनकी टर्की भी अब खुल के सामने आ रहा है सर। जी, टर्की भी अब खुल के सामने आ रहा है, कह रहा है कि इजराइल का खात्मे की बात कर रहा है वो। नहीं, टर्की का तो उनका अपना अलग प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, टर्की हैज बीन सपोर्टिंग पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड को, ये सारे उसी के एक वो हैं शुरू से, तो पूरी तरह से सपोर्ट किया है टर्की ने बहुत शुरू से। तो सर तिवारी सर, इसको भारत पर कैसा आप असर देखते हैं सर? इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बात हो रही थी कि भारतीय भी बड़ी तादाद में रहते हैं और एक लड़ाई बढ़ी तो सीधा असर जो है ऑयल प्राइस पर भी पड़ सकता है। देखिए, भारत पर असर तो पूरे विश्व में पड़ेगा, भारत पर भी असर अवश्य पड़ेगा अगर लड़ाई बड़े स्केल पर जाती है। ऑयल का भी तो जैसे अब इंडिया ने रशिया और यूक्रेन का हुआ है तो इनकी अपनी पॉलिसी इतनी अच्छी रही कि इसका एडवांटेज लिया हमने। अब ये सप्लाई जो है हमारे ईरान की हमारे पास आती है, हमारे संबंध ईरान से और इजराइल से दोनों से अच्छे हैं। अनिल जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसमें, बिकॉज और इंटरेस्ट, इंडिया का इंटरेस्ट ईरान से भी है, इजराइल से भी है। इजराइल से हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, ईरान से हम लाइन बना रहे हैं ईरान का और कशार एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी तो काफी संभल के और कुछ सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का बेहतर जवाब तो अनिल जी दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ईरान का स्टैंड कैसा रहेगा। अनिल जी तो बताइए आप कैसे आप देखते हैं सर, भारत पर कैसे असर देखते हैं? देखिए, वेस्ट एशिया जो है, हाँ, बस वेस्ट एशिया हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है जी। वहाँ पर हमारी लगभग 70 से 80% हमारा ऑयल और गैस वहीं से आता है। अभी थोड़ा सा अल्टरनेटिव रशिया के थ्रू डेवलप हुआ है, लेकिन मेन हमारा वहाँ, हमारे 9 मिलियन लोग हैं वहाँ पे, ये सोच लीजिए। तीसरा चीज़ ये है, ईरान के साथ हम बिकॉज ऑफ सैंक्शंस अपना 12% ऑयल हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे, वो हमने बंद कर दिया। तो लेकिन हम आज की डेट में चबहार पोर्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उस सब के लिए सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस पे, उस सब पे असर पड़ेगा। तो भारत के लिए ये हर तरह से एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। और मान लीजिए अब लड़ाई वाकई फुल फ्लेजेड हो जाए, देखिए इसमें ये नहीं होगा कि आप मारेंगे XYZ कंट्री को, तो भी इजराइल ही पहुंचना चाहिए, बीच में दोनों तरफ से मिसाइल चलेंगी, बीच में भी कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा, कहीं पे भी कुछ हो सकता है। पिछली बार आपको मालूम है कि जो हुती ने जो मिसाइल अबू धाबी में भेजी थी उसमें 2 इंडियन मारे गए थे, वहाँ लग गई अबू धाबी में, दे कुड हिट अप टू दैट पॉइंट। तो किसी भी कंट्री को भी, और ये उन कंट्रीज के लिए भी बड़े खतरे की बात है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि वॉर कॉन्फ्लैग्रेट हो, आगे बढ़े, भारत तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसे कार्ड्स मेरे ख्याल से नहीं है कि हम उस बार वॉर को रोक पाए। शुरू में पॉसिबिलिटी थी, अगर हम एकदम कुछ बढ़ते, आगे बढ़ करके कुछ दिखाते करते, तो इजराइल भी भारत को बहुत मानता है, ईरान तो खैर अब आया, लेकिन पैलेस्टीनियंस भी भारत को बहुत ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हमारा हमास के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है और किसी तरह का रिलेशंस भी नहीं है, ना हम रिकग्नाइज करते थे, तो इसलिए भारत का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया अभी। लेकिन इस सब के बावजूद हमने लेबनान में बोल दिया कि भाई हमारे इंडियंस को निकालो वहाँ से। इजराइल के अंदर आपने देखा एयर इंडिया बंद हो गई है और वहाँ से जितने भी लोग हैं उनको बोला गया है कि आप वापस आइए या अपना अलग रहिए, अननेसेसरी जगह। ईरान के अंदर भी भारतीय हैं सब, बड़ी तादाद जी, ईरान में भी थोड़े भारतीय हैं। तो सबको इस तरह की जो वार्निंग्स तो दे दी गई हैं, लेकिन होप यही है कि शायद है कि वॉर उस लेवल तक ना पहुंचे कि इस डेंजरस सिचुएशन में हम लोग आए, और ये हमारे लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो चलिए सर, ये अच्छी बात है, इसी नोट पर खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम को सर, कि जंग के मुहाने पर खड़ा है मिडिल ईस्ट। उम्मीद करते हैं वहाँ जंग कम से कम ना हो, शांति का संदेश फैले। एनडीटीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर
दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साठ के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।